अश्वी एक बार फिर खुद को बचाने की कोशिश कर ही रही थी। ये एहसास होते ही अध्यांश ने अश्वी को रोक भी लिया। जान, क्या कर रही हो आप? अध्यांश, प्लीज़, मैं बता रही हूँ ना, तो मेहरबानी करके बीच में मत बोलिए। पर अश्वी ने उसे चुप ही करवा दिया। अध्यांश को चुप करवाने के बाद अश्वी ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और गायत्री देवी की ओर देखा। उसकी आंखों में आंखें डालते हुए अश्वी अध्यांश की गलती को छुपाने के लिए झूठ बोलने जा रही थी, इसलिए उसे हिम्मत की ज़रूरत थी। अश्वी के लिए हिम्मत का दूसरा नाम अध्यांश ही था, जिससे उसने कसकर अध्यांश का हाथ पकड़ते हुए अपनी बात कहना शुरू किया। दादी माँ, जब मेरे और अध्यांश का विवाह हुआ था उस समय ना तो मैं अपने पैरों पर खड़ी थी और ना ही मेरी खुद की कोई पहचान थी। तब अध्यांश का खुद का एक नाम था, दुनिया उन्हें जानती थी। वो एक सफल बिजनेसमैन थे। ऐसे में मैंने ही अध्यांश के सामने ये शर्त रखी थी कि जब तक मैं अपनी एक अलग पहचान न बना लेती तब तक हमारे विवाह को छुपा कर रखा जाए। अश्वी की बात सुनते ही श्रेष्ठा जी ने तुरंत तर्क दिया। अश्वी बेटा, अगर ऐसी बात थी तो कम से कम परिवार से तो तुम्हारे विवाह के बारे में बताना चाहिए था ना। हम लोग भले ही तुम्हारे दोनों के विवाह को दुनिया के सामने ना लाते, पर तुम हमारे साथ तो रहते ना। श्रेष्ठा जी के पूछने पर अश्वी ने बड़ी हिम्मत के साथ आगे कहा, आपकी सारी बातें सही हैं आंटी, लेकिन उसमें से ऐसा हुआ कि जिस दिन हमारा विवाह हुआ उसी दिन अध्यांश को फ्रांस जाना पड़ा और उनका फ्रांस जाना ज़रूरी था, इसलिए वह जाने से पहले मुझे मेरे मायके में छोड़कर गए थे। पर मैंने अध्यांश के साथ अपने माता पिता की अनुमति के बिना विवाह किया था। जब उन्हें मेरे विवाह के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अध्यांश फ्रांस पहुंचे नहीं थे, इसलिए उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। मुझे अध्यांश का घर कहाँ है इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए अपने माता पिता के घर से निकलकर मैं बस अपने लिए रहने का ठिकाना ढूंढ ही रही थी। उसी समय मेरा बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण मुझे 2 साल तक कोमा में रहना पड़ा। अध्यांश को तो मेरे कोमा में जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने फ्रांस पहुंचकर मुझे बहुत सारे कॉल्स किए। जब उनका मुझसे कोई भी संपर्क ना हुआ तो उन्होंने मेरे मायके में जांच करवाई, परंतु मेरे माता पिता ने उन्हें कह दिया कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं उस नाम की लड़की के यहाँ उनकी कोई नहीं रहती। इन शॉर्ट, उनके पास कोई बेटी ही नहीं है। मैं 2 साल तक कोमा में रही। उस दौरान अध्यांश ने पूरे देश में मेरी तलाश की, लेकिन मेरी उन्हें कोई खबर न मिली, क्योंकि जिसने मुझे बचाया था वो व्यक्ति खुद एक डॉक्टर है। वही मुझे कोमा की हालत में अपने घर ले गया था, क्योंकि जब उसने मेरे पेरेंट्स से संपर्क किया तो उसे भी वही जवाब मिला जो अध्यांश को मिला था। लेकिन अपना कठिन समय याद करते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसका शरीर कांपने लगा। अश्वी को कांपता देख अध्यांश समझ गया कि अतीत को याद करने से उसे पैनिक अटैक आ रहा है। अश्वी ज़्यादा पैनिक ना हो, इसलिए अध्यांश ने उसे गले से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगा। रिलैक्स जान, रिलैक्स। बुरा समय अब आपकी ज़िंदगी से चला गया है, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। मैं हूँ ना आपके साथ, और अब तो आपका पूरा परिवार भी है, क्यों परेशान होती हैं? अश्वी को शांत कराने के लिए अध्यांश ने बहुत प्यार से कहा। साथ ही त्रिशिका को इशारा कर पानी मंगवाया। त्रिशिका दौड़कर गई और पानी लेकर आई और अध्यांश को दिया। अध्यांश ने अश्वी को अपने से थोड़ा दूर कर उसे पानी पिलाया। अश्वी को इस हालत में देखकर गायत्री देवी, श्रेष्ठा जी और निहारिका जी हैरान हो गई। बाकी सबको तो पहले ही सब कुछ पता था, इसलिए वो लोग सामान्य ही थे। अश्वी को शांत करते करते अध्यांश ने अपनी दादी माँ और माँ से विनती की, दादी माँ, आगे की बात मैं आपको सबको बता दूंगा, लेकिन प्लीज़ फ़िलहाल मैं जान को लेकर अपने कमरे में जा रहा हूँ। उसे आराम की सख्त ज़रूरत है। कोई बात नहीं अध्यांश, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, और वैसे भी अतीत को जानने से ज़्यादा ज़रूरी है अश्वी की सेहत, क्योंकि वही अब इस घर का वर्तमान और भविष्य है। गायत्री देवी ने अध्यांश की बात में सहमति दी। गायत्री देवी की इजाज़त मिलते ही अध्यांश ने अश्वी को कमरे में ले जाने के लिए अपने बाहों में उठा लिया, लेकिन अश्वी ने अध्यांश को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया। उसने यह कहकर रोक लिया कि आज उसे अपनी बात
अभी ही पूरी करनी है ताकि उसे फिर कभी अपना अतीत ना याद करना पड़े। लेकिन अध्यांश किसी भी हालत में नहीं चाहता था कि अस्वी और परेशान हो, इसलिए उसने भी तर्क किया, जान अपनी हालत देखो, आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा सहन कर पाओगी? अध्यांश को अपने लिए चिंतित देखकर अस्वी मुस्कुराई, जब तक आप मेरे साथ मजबूती से खड़े हैं तब तक मुझे कुछ नहीं होगा, और प्यार से अध्यांश की आंखों में देखते हुए कहा। अस्वी ने इतने प्यार से तर्क किया था कि अध्यांश को भी उसकी बात माननी पड़ी और उसे सोफे पर बिठा दिया, खुद भी उसके बगल में बैठ गया। अस्वी को थोड़ा अच्छा लगा तो उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। मुझे पता है कि आप सबके मन में ये सवाल होगा कि अगर मैं 2 साल तक कोमा में थी तो उसके बाद 3 साल तक क्या? बाकी 3 साल तक हमने अपने विवाह को छुपाकर क्यों रखा? इतना कहकर अस्वी रुकी और अपनी तीनों सास की ओर देखा। तीनों ने अस्वी के पूछे गए सवाल के जवाब में हाँ में सर हिलाया। तीनों को ऐसा करते देख अस्वी हल्के से मुस्कुराई और फिर जहाँ से वह रुकी थी वहीं से अपनी बात आगे बढ़ाई। 2 साल तक कोमा में रहने के बाद जब मुझे होश आया तो डॉक्टर से मुझे सारी सच्चाई पता चली, जो उन्हें मेरे परिवार ने बताई थी। मेरे पेरेंट्स के शब्दों ने मुझे तोड़ दिया, जिससे कोमा से निकलने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई। इतना ही नहीं, डिप्रेशन की हालत में मैंने खुद को ख़त्म करने की कोशिश भी की। इतना ही नहीं, उसने मेरा मन डिप्रेशन से बाहर निकाला ताकि मैं गलत विचारों में ना फंसूं। उन्होंने मुझे मेरी आगे की पढ़ाई पूरी करवाई, मुझे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी दिलवाई। जब मुझे अध्यांश के बारे में याद आया तभी मैंने उस डॉक्टर को कुछ न बताया, क्योंकि मैं अपनी पहचान बनाने के बाद ही अध्यांश के सामने जाना चाहती थी। मैंने 2 साल में अपना MS पूरा किया और उसके बाद के 1 साल में ही अपने दम पर अपना नाम बनाया, खुद की एक अलग पहचान बनाई। और अध्यांश से मैं खुद मिलने जाती उससे पहले ही किस्मत ने मेरी मुलाकात अध्यांश से करवा दी। हमें फिर से मिले बस 1 महीने ही वक्त हुआ है। थोड़ी हकीकत के साथ थोड़ी कहानी जोड़कर अस्वी ने अपने विवाह की सच्चाई तीनों सासुओं को बताई। सच्चाई जानने के बाद तीनों चकित रह गईं। जब अध्यांश ने सुना कि अस्वी ने पहले ही सुसाइड करने की कोशिश की थी, वो तो हैरान ही रह गया, क्योंकि ना तो अस्वी ने और ना ही न्याल ने उसे इस बारे में कुछ भी बताया था। अध्यांश अभी भी अस्वी की कई बातों के बारे में सोच ही रहा था कि उसके कानों में उसकी माँ के शब्द पड़े, जो अस्वी को सांत्वना देने के लिए आए थे। अध्यांश ने अपने विचारों से बाहर आकर देखा तो उसकी माँ अस्वी के बगल में बैठी थी और उसके हाथ में अस्वी का हाथ था। अस्वी बेटा, जो कुछ हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ने में ही सबकी भलाई है। मान लिया कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन इसे भगवान की मर्जी मानकर पीछे मुड़कर देखने के बजाय आगे की ओर देखो। तुम्हारा और अध्यांश का अच्छा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और हाँ, जिस दिन तुमसे पहली बार मुलाकात हुई थी ना, उसी दिन तुमने हमारे दिल में जगह बना ली थी। खासकर जिस तरह से तुमने अध्यांश को डांट कर चुप करवाया था ना, वो तो अद्भुत था। जी आंटी, मैं ध्यान रखूँगी कि अब कभी मेरे अतीत की परछाई भी हमारे रिश्ते पर ना पड़े। अश्वी ने भी उतने ही विश्वास से कहा। अश्वी के माथे को चूमते हुए श्रेष्ठा जी ने शिकायत के स्वर में कहा, आंटी नहीं, जैसे मैं अध्यांश और त्रिशिका की माँ हूँ वैसे ही तुम्हारी भी माँ हूँ। जवाब में अश्वी ने एक प्यारी सी मुस्कान दी। जब तक गायत्री देवी भी अश्वी के पास आ गई, उन्होंने अध्यांश को उठने के लिए कहा। अध्यांश की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन उसमें अपनी दादी माँ की बात ना मानने की हिम्मत नहीं थी, तो उसे मजबूरन उठना ही पड़ा। अध्यांश को उठाकर गायत्री देवी भी अश्वी के बगल में बैठी और उन्होंने अश्वी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी सासू माँ बिल्कुल सही कह रही है अश्वी बेटा। अध्यांश के लिए हमारी पहली पसंद तुम ही थी। हमने तो यह भी तय कर लिया था कि देवी के विवाह के बाद अध्यांश के साथ विवाह की बात करेंगे, लेकिन हमें क्या पता था जिसे हमने अध्यांश के लिए चुना है वो तो बहुत पहले ही हमारे घर की लक्ष्मी बन गई है। पहले अध्यांश ने अश्वी के जीवन में आकर उनका जीवन प्यार से भर दिया। जो कमी बाकी थी वो आज राजवंश परिवार ने पूरी कर दी। एक साथ इतने सारे प्यार की बौछार देखकर अश्वी की आंखों से आंसू छलक उठे। निहारिका जी ने अध्यांश को आदेश देते हुए कहा, अध्यांश,
अस्वी को कमरे में ले जाओ, अब उसे आराम की सख्त ज़रूरत है। जो बाकी था वो निहारिका जी ने अस्वी के लिए चिंता व्यक्त करके पूरा कर दिया। अध्यांश तो यही चाहता था। जी चाची, ऐसा कहते ही अध्यांश ने अस्वी को अपनी बाहों में उठा लिया। हालांकि श्रेष्ठा जी को अभी भी अध्यांश से बहुत कुछ पूछना था, लेकिन अस्वी की बिगड़ती हालत को देखते हुए अध्यांश अभी भी अस्वी की कई बातों के बारे में सोच रहा था। उसकी माँ का शब्द कान में पड़े जो अस्वी को सांत्वना देने के लिए थे। अध्यांश ने विचारों से बाहर आकर देखा तो उसकी माँ अस्वी के बगल में बैठी थी और उसके हाथ में अस्वी का हाथ था। अध्यांश के जाने के बाद गायत्री देवी ने एक नज़र सब पर नज़र डाली तो सब एक एक करके उसके चरण में झुक गए। अंगद, अथर्व और दैविक तीनों ने मिलकर सबका सामान अपने कमरे में पहुंचाया। सुबह की आरती बाकी थी तो निहारिका जी ने की। सबके नहाने का काम भी बाकी था, इसलिए सभी ने अपने अपने कमरों में चले गए। अध्यांश अस्वी को लेकर बेडरूम में आया और अंदर आते ही उसे बिस्तर पर लिटा दिया। साथ ही सख्त शब्दों में समझाया, जान, बिना कुछ सोचे समझे शांति से सो जाओ, अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है। अध्यांश की चेतावनी सुनकर अस्वी ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह मासूम मुंह बनाकर सर हिलाया और फिर अध्यांश की ओर अपनी दोनों हाथ बढ़ा दिए। अध्यांश उसके इशारे को भली भांति समझ गया, इसलिए उसे भी बिस्तर पर आना ही पड़ा। अध्यांश बिस्तर पर आया और उसी के साथ अस्वी उस पर चढ़ गई और अपना सर उसके छाती पर रख दिया। अध्यांश ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। अध्यांश के प्रेम भरे और गर्मजोशी भरे आलिंगन को पाकर अस्वी सब तनाव भूलकर कुछ ही मिनटों में सो गई। अस्वी का मन तो शांत हो गया था, लेकिन अध्यांश का मन बेचैन था। उसे बार बार एक ही बात कचोट रही थी कि उसकी गलती से उसकी जान की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसने अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश की थी। इस विचार से उसका गुस्सा अपने प्रति और बढ़ता जा रहा था। अब उसे दैविक की शादी तक का इंतजार करना भी असहनीय लगने लगा। उसने तुरंत एक निर्णय लिया और उसे पूरा करने के लिए अजर, उदय, शमशेर को संदेश भेजकर आदेश दिया। जब तक अध्यांश को यह पक्का हो गया कि अस्वी सो चुकी है तो उसने धीरे से खुद से अलग किया और बिस्तर पर लिटा दिया। उसने कमरे में पूरी तरह से अंधेरा कर दिया ताकि अस्वी की नींद में कोई खलल ना पड़े। इतना करके अध्यांश कमरे से बाहर निकल गया। अध्यांश को पता था कि उसकी दादी माँ और चाची माँ के मन में अभी भी कई सवाल बाकी थे जिसका जवाब अब उसे ही देना है। हालांकि वह तो अपने किए हुए हर एक काम को सच सच परिवार को बता देना चाहता था, लेकिन अस्वी ने उसे ऐसा करने से रोका था। अध्यांश अपने कमरे से निकलकर स्टडी रूम में पहुंचा। जब तक अध्यांश के चाचा अनुज सिंह राजवंश भी महल में आ चुके थे, उसके आते ही निहारिका जी ने उन्हें अध्यांश की शादी के बारे में बता दिया था। स्टडी रूम में पहुंचकर अध्यांश ने अंगद को संदेश भेजकर कहा कि वह परिवार के बुजुर्ग को स्टडी रूम में भेज दे। अध्यांश का संदेश मिलते ही अंगद परिवार के सभी बुजुर्गों को स्टडी रूम में ले आया। अंगद को पता था कि अध्यांश परिवार के बुजुर्गों से बात करना चाहता है, इसलिए वह उन्हें दरवाजे पर छोड़कर वापस चला गया। अंगद के जाने के बाद अनुज सिंह गायत्री देवी का हाथ पकड़कर उन्हें स्टडी रूम में लेकर आए। उनके पीछे पीछे श्रेष्ठा जी, निहारिका जी अंदर आईं। अध्यांश ने सभी को देखकर बैठने के लिए कुर्सियां लगाईं। फिर अनुज सिंह के पास जाकर उसके पैर छुए। अनुज सिंह ने भी अध्यांश को आशीर्वाद दिया और उसके विवाह के लिए बधाई दी। सबके बैठ जाने के बाद किसी ने कुछ पूछने से पहले ही अध्यांश ने खुद अस्वी के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ वह सब बता दिया। उसने समझाया कैसे वह अस्वी से 5 साल बाद मिला, कैसे उसे बेंगलुरु लेकर आया, राजवंश परिवार की परंपरा के अनुसार कुलदेवी माँ के मंदिर में पूजा और हवन किया और वापस लौटते समय हमला हुआ। उनके बाद वह अस्वी के साथ जोधपुर आया। धनतेरस के दिन परिवार की परंपरा के अनुसार उनकी पूजा की। दिवाली पर चोपड़ा पूजन किया। हुकुम शाह के घर गया जहाँ बंसुरी की फटकार सुनने के बाद अस्वी को पैनिक अटैक आया। उसने अस्वी की बिगड़ती मानसिक स्थिति, डॉक्टर की सलाह, मेडिकल रिपोर्ट्स और कैसे अस्वी को बेचने की कोशिश की गई, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल अवस्था में वह अध्यांश को वापस मिली और उसके बाद अस्वी की
आत्महत्या करने के प्रयास के बारे में भी बताया। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि इसमें पाखी का हाथ था या यह कि अमन असवी को परेशान कर रहा है। इतना सब कुछ एक ही बार में बताकर अध्यांश कुछ पल के लिए रुका। रुकने के बाद उसने देखा कि उसकी दादी माँ और चाची माँ की आंखें नम थीं, क्योंकि वो तीनों असवी की दर्द सुनकर दुखी हो गई थीं। कुछ देर बाद अध्यांश ने असवी द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में बताया, जैसे अंगद और शमशेर की सगाई और उनके लिए चुनी गई लड़कियों का जिक्र किया। असवी के इन फैसलों के बारे में जानकर किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई और सभी ने परिवार में आने वाली दोनों बहुओं को सहर्ष स्वीकार कर लिया। अध्यांश ने अपनी बात पूरी की तो श्रेष्ठा जी ने वह सवाल फिर से पूछा जिसका जवाब अध्यांश से अभी भी बाकी था। अध्यांश, तुमने जनता दरबार क्यों बुलाया है? अध्यांश का उद्देश्य कुछ छिपाना नहीं था, वह बस सही समय का प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन आज उसकी माँ के बार बार पूछने पर अध्यांश ने उन्हें बताने का निर्णय लिया। मगर अपनी बात बताने से पहले उसने श्रेष्ठा जी से एक सवाल किया। माँ, पहले आप मुझे ये बताइए कि हम जनता दरबार क्यों बुलाते हैं? जवाब में श्रेष्ठा जी ने जनता दरबार का मतलब समझाया। जनता दरबार तब बुलाया जाता है जब किसी अपराधी ने बहुत गंभीर अपराध किया हो। यह राजा चाहते हैं कि अपराध की सज़ा दरबार के बजाय जनता तय करे। बस यही कारण है कि जनता दरबार बुलाया जाता है। सही कहा माँ, आपके जवाब में ही आपके सवाल का जवाब है, अध्यांश ने उत्तर दिया। अध्यांश ने सीधा कुछ नहीं बताया तो अनुज सिंह ने अपनी भाभी की कही बात सुनकर अंदाज़ा लगाया। इसका मतलब है कि कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसकी सज़ा आप जनता से तय कराना चाहते हैं। सही है चाचू, लेकिन मैं आपकी बातों को थोड़ा सुधारना चाहूँगा। मतलब यह है कि केवल अपराध ही नहीं हुआ है और ना ही सिर्फ एक अपराधी ने अपराध किया है। अनुज सिंह की बात में थोड़ा सुधार करते हुए अध्यांश ने कहा। मतलब? अनुज सिंह और श्रेष्ठा जी दोनों एक साथ बोले। अध्यांश ने अपनी बात का अर्थ समझाते हुए कहा, मतलब यह है कि पहला अपराध 27-28 साल पहले हुआ था, दूसरा अपराध करीब 5 साल पहले हुआ और तीसरा अपराध कुछ दिन पहले ही हुआ है। तीनों अपराध अलग अलग जगहों पर हुआ है, परंतु इन तीनों अपराधों के पीछे जो अपराधी हैं उनका संबंध राजस्थान से है। इतना ही नहीं, इन सभी अपराधों का शिकार भी इसी धरती से जुड़ा है। अपराध हो चुके हैं, कुछ अपराधियों की पहचान भी हो गई है। बस अब कुछ अपराधियों की पहचान करना बाकी है और कुछ सबूत इकट्ठे करना बाकी है। तो फिर आप उन अपराधियों और सबूतों को कब ढूंढ रहे हैं अध्यांश? काफ़ी देर से सुन रही गायत्री देवी ने अंततः अध्यांश से सवाल किया। अध्यांश ने उत्तर देते हुए कहा, दादी माँ, उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो सब बस हाथ की पहुँच में है। और हाँ, एक बात तो बतानी रह गई। इतना कहकर उसने असवी के बचपन के बारे में जो कुछ भी पता चला था वो सब बताना शुरू किया। अध्यांश ने यह भी बता दिया ताकि उनकी तीनों माताओं से असवी को वही प्रेम, स्नेह, देखभाल, समर्थन मिल सके जिसके लिए वह अब तक तरसती रही हैं। तो चिंता मत कर अध्यांश, असवी अब हमारी जिम्मेदारी है। वह भले ही हमारे परिवार में बहू बनकर आई है, लेकिन हम तीनों के लिए वह हमारी बेटी ही है और एक माँ अपनी बेटी को कभी परेशानी में नहीं डालती। यहाँ तो हमारी असवी के पास सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 माँ हैं, तो उसकी तीनों माएँ उसे कैसे किसी तकलीफ में पड़ने देंगी? निहारिका जी ने अध्यांश को आश्वस्त करते हुए कहा। श्रेष्ठा जी और गायत्री देवी ने भी उनकी बात का समर्थन किया। बात बदलने के इरादे से गायत्री देवी ने अध्यांश से पूछा, ठीक है, अब ये सब छोड़ो और ये बताओ कि मेरे बाकी के 2 बेटों की सगाई कब है? यह सब आप अपनी बहू से पूछिए, अध्यांश ने तुरंत जवाब दे दिया। बात तो तुम्हारी सही है, अब तो हमें अपनी असवी से ही सब कुछ पूछना पड़ेगा। अनुज सिंह अध्यांश की चुटकी लेते हुए बोले। अध्यांश कुछ कह पाता उससे पहले ही अनुज सिंह ने फिर एक बात बदल दी। अध्यांश, मैंने सुना है कि हुक्म शाह ने तुम्हें अगला हुक्म शाह बनाने का निर्णय लिया है, क्या यह बात सच है? हुक्म शाह के इस निर्णय से गायत्री देवी, श्रेष्ठा जी और निहारिका जी पूरी तरह से अनजान थी। जब अनुज सिंह ने यह बात अध्यांश से पूछी तो तीनों हैरान रह गईं। तीनों की नज़रें अध्यांश पर टिक गई, यह जानने के लिए
कि क्या अध्यांश क्या जवाब देता है। हाँ चाचू, यह बात सही है। अध्यांश ने भी सच्चाई बता दी। श्रेष्ठा जी ने सपाट स्वर में अध्यांश से सवाल किया, तुमने क्या निर्णय लिया है। मैं अब तक कोई फैसला नहीं किया है माँ, और वैसे भी यह निर्णय मैंने आपकी बहू पर छोड़ दिया है। वह जो तय करेंगी मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। अध्यांश ने श्रेष्ठा जी की चिंता को समझते हुए उसी सपाट स्वर में जवाब दिया। श्रेष्ठा जी कुछ और पूछ पाती तभी त्रिशिका सभी को नाश्ते के लिए बुलाने के लिए स्टडी रूम में आ गई। त्रिशिका को देखकर सभी चर्चाएं वहीं रुक गईं। अध्यांश को छोड़कर बाकी सभी नाश्ते के लिए नीचे गए, जबकि अध्यांश अपने कमरे में अस्वी के पास लौट गए। अध्यांश जानता था कि अस्वी अभी नहीं जागेंगी, इसलिए वह बेड पर ही लैपटॉप लेकर अपना काम करने बैठ गया। साथ ही उसने अस्वी का सर अपने गोद में रख लिया। अध्यांश का एक हाथ अस्वी के बालों को सहला रहा था, जबकि दूसरी हाथ की उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर टाइप कर रही थीं। अध्यांश को काम करते करते करीब 2 घंटे बीत गए। उसका काम समाप्त हुआ तो उसने घड़ी की ओर एक नज़र डाली। उस समय घड़ी में 11 का समय हो रहा था। अध्यांश ने अपना लैपटॉप साइड में रखकर अस्वी को जगाने के लिए उसके गालों को प्यार से थपथपाया। अध्यांश के ऐसा करते ही अस्वी की नींद टूट गई। उसने आंखें खोलकर अध्यांश की ओर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अस्वी को आराम में देखकर अध्यांश के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। जान, अब उठना नहीं है क्या? 11:30 बजने वाले हैं। अध्यांश ने मुस्कुराते हुए अस्वी के माथे पर किस करते हुए कहा। 11:30 सुनते ही अस्वी तुरंत उठकर बैठ गई। इतना देर हो गया, यह सोचकर वह घबरा गई। क्या 11:30? मैं इतनी देर तक सोती रही और आपने मुझे उठाया भी नहीं। अध्यांश, आप सच में बहुत चालाक हैं। पता नहीं मेरी तीनों सास मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। कैसी बहू मिली है जो सास की सेवा करने के बजाय आराम फरमा रही है। घबराहट में उसने जो भी मन में आया वो बोलने लगी। अस्वी को इस तरह परेशान होता देख अध्यांश ने उसे शांत करते हुए कहा, जान रिलैक्स, कोई आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहा। आप ही बेवजह सोच कर टेंशन ले रही हो। मम्मी ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि जब तक आप चाहो मैं आपको सोने दूं, डिस्टर्ब ना करूं, इसलिए बेकार का टेंशन लेना छोड़ दो और जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम दोनों साथ नीचे चलेंगे। अध्यांश के इस प्यार भरे समझाने पर अस्वी थोड़ा शांत हुई और फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। 5 ही मिनट में वह फ्रेश होकर आई। तब तक अध्यांश ने उसके कपड़े निकाल कर रख दिए थे, जिन्हें वह लेकर कपड़े बदलने के लिए क्लोजेट रूम में चली गई। 5 मिनट बाद अस्वी अध्यांश द्वारा चुनी गई लाल साड़ी पहनकर बाहर आई। सिंदूर लगाकर उसने शीशे में खुद को देखा और फिर अध्यांश के साथ कमरे से बाहर निकल गई। अध्यांश अस्वी को लेकर नीचे आया। तब तक सभी लोग हॉल में बैठे थे। अस्वी जाकर गायत्री देवी के पास बैठ गई, जबकि अध्यांश अपने दोस्तों के पास चला गया। कुछ देर तक ऐसे ही बातें चलती रही। जब तक लंच का समय हुआ तो अस्वी उठकर किचन में चली गई। उनके पीछे पीछे आंसी, निवांशी, त्रिशिका, अधीरा भी किचन में आ गई। 5 लड़कियां मिलकर खाना बना ही रही थी, तभी अजर वहां आया। आते ही उसने अस्वी से कहा, भाभी, आपने जिस लड़की के बारे में जानकारी मांगी थी ना, उसकी सारी जानकारी मिल गई है। यह कहकर उसने एक पेन ड्राइव अस्वी के हाथ में रखी और फिर किचन से बाहर चला गया। अजब के जाने के बाद सभी लड़कियां सवालिया नज़रों से अस्वी को देखने लगी। क्या आप सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? अस्वी ने हड़बड़ाते हुए सबकी ओर देखा और पूछा। अस्वी के सवाल पर त्रिशिका ने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। भाभी, बच्चा चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। अजर अभी जो लड़की के बारे में बात करके गया है वो जल्द ही तुम्हारी भाभी बनने वाली है। अगर वो लड़की और तुम्हारी भाई दोनों मान जाएं। अस्वी ने बिना ज़्यादा खींचते हुए सब कुछ बता दिया। अस्वी की बात सुनकर सभी लड़कियां एक साथ आश्चर्यचकित होकर बोली, ओह, अब ओह और आह ना करके खाना बनाने में ध्यान देना बेहतर होगा, वरना तुम्हारे नखरे में मेरा परिवार भूखा रह जाएंगे। सबका नाटक देखकर अस्वी ने गुस्से में कहा। सबको पता था कि अस्वी गुस्से में केवल नाटक करती है, इसलिए उसे नज़रअंदाज करते हुए निवांशी ने उसकी मजाक उड़ाते हुए कहा, सुन लिया आंसी, मेरा परिवार। मेरा परिवार। आंसी ने भी निवांशी का साथ देते हुए अस्वी के साथ मजाक किया। दोनों को अपनी मस्ती करते देख
अस्वी ने उसके कान खींचे और कहा, यह भूलो मत कि जिस पर तुम मजाक कर रही हो वो तुम्हारी जेठानी है, और यह भी कि तुम्हारे दोनों पार्टनर तुमसे ज़्यादा मेरी बात मानते हैं। इसलिए अगर तुम शादी करके मेरे परिवार में आना चाहती हो तो मेरे साथ थोड़ी इज्जत से बात करो, नहीं तो मैं गारंटी देती हूँ कि तुम दोनों में से किसी का भी शादी मेरे दियोरों के साथ नहीं होने दूंगी। उसने मेरे परिवार और मेरे दियोरों पर थोड़ी जोर देकर कहा। अस्वी ने हल्के से दोनों के कान खींचे, लेकिन ज़्यादा समय तक खींचने की वजह से उन्हें दर्द होने लगा। इसलिए दोनों ने हाथ जोड़कर अस्वी से माफ़ी मांगते हुए कहा, ओह सॉरी आंसू, प्लीज़ कान छोड़ दो। अब हम तुम्हारे साथ भूलकर भी मजाक नहीं करेंगे, प्लीज़ छोड़ दो। लेकिन अस्वी ने दोनों के कान छोड़ने से पहले ही अधीरा ने अस्वी को रोक लिया और कहा, नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं छोड़ना। दोनों भाभियाँ आजकल बहुत शैतान हो गई हैं भाभी, अब तो छोड़ दो, वैसे भी खाना बनाने में लेट हो रहा है। अधीरा ने आंसी और निवांशी के साथ मजाक करते हुए कहा। लेकिन त्रिशिका ने झट से दोनों का पक्ष लेते हुए अस्वी से अनुरोध किया कि वो दोनों को छोड़ दे। अस्वी ने भी उन दोनों के साथ मजाक मस्ती करी रही थी, लेकिन मजाक मस्ती में ज़्यादा खिंच गई, जिससे दोनों के कान एकदम लाल हो गए। अस्वी ने उनके कान छोड़ दिए। उसके बाद वहाँ कोई मस्ती नहीं हुई। सभी का ध्यान खाना बनाने में लग गया। 1:15 बजे के आसपास सारा खाना बन गया, लेकिन अस्वी ने बाकी सबको हाथ पैर मुंह धोने के आने के लिए कहा और खुद सर्वेंट की मदद से खाना डाइनिंग टेबल पर सर्व कर दिया। सब काम खत्म करने के बाद वह भी फ्रेश होने के लिए कमरे में चली गई। सभी नीचे हॉल में बैठे थे, इसलिए किसी को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सभी लड़कियां फ्रेश होकर जल्दी जल्दी नीचे आ गईं और सबको डाइनिंग टेबल पर बुला लिया। सबके बैठने के बाद सभी लड़कियां सबकी थाली में खाना परोसा। अस्वी ने अपने ससुराल वालों के लिए मिठाई में मोतीचूर के लड्डू बनाए थे। डाइनिंग टेबल पर मोतीचूर के लड्डू देखकर गायत्री देवी के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने चारों की ओर देखा और कोई ना देख रहा है। जब उन्हें यकीन हो गया किसी की नज़र नहीं है तो उन्होंने धीरे से लड्डू लेने के लिए हाथ बढ़ाया। गायत्री देवी का हाथ लड्डू तक पहुंच ही गया था, लेकिन वह एक भी लड्डू हाथ में लेती इससे पहले ही अस्वी ने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया। अचानक अस्वी ने गायत्री देवी का हाथ पकड़ लिया, जिससे उनकी चोरी पकड़ी गई। उन्हें खी करके हंसना शुरू किया और हंसते हंसते बोली, अरे अस्वी बेटा, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। मुझे थोड़ा पुलाव दे दो, देखो मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचा। रॉन्ग दादी माँ, गलत बोलना पाप है। मैंने देखा कि आप सबसे छिपकर लड्डू लेने वाली थी। लेकिन अस्वी ने उनकी बातों में आए बिना ही सपाट लहजे में जवाब दिया। अभी तक किसी का भी ध्यान उन पर नहीं था, लेकिन अस्वी की बात सुनकर सभी का ध्यान उन दोनों पर पड़ गया। अस्वी ने उनकी चोरी पकड़ी, यह जानकर गायत्री देवी ने भी स्वीकार कर लिया। सॉरी, लेकिन सिर्फ एक लड्डू दे दो। बहुत दिन हो गए लड्डू खाए, सिर्फ एक ही प्लीज़। और साथ ही एक लड्डू खाने की गुहार भी की। गायत्री देवी को इस तरह लड्डू के लिए छोटे बच्चे की तरह जिद करते देख सभी हंस पड़े। हंसने में अस्वी को भी मज़ा आ रहा था, लेकिन उसने अपने हंसने पर काबू पाया और सख्त चेतावनी देते हुए बोली, आपको डायबिटीज़ है ना? डॉक्टर ने आपको मीठा खाने से मना किया है ना, तो आप लड्डू खाने की जिद कर रही हो। दादी माँ, यह आपकी तबीयत के लिए ठीक नहीं है, और एक डॉक्टर की नज़र के सामने तो मैं आपकी तबीयत के साथ खेल नहीं सकती। अस्वी की धमकी सुनकर गायत्री देवी ने मुंह चमका दिया और फिर अध्यांश से अस्वी की शिकायत करते हुए बोली, अध्यांश, तुम्हें भी एक डॉक्टर ही मिल गई शादी करने के लिए, कोई और नहीं मिली तुमसे? अब तो मैं जो तुम्हारे साथ छिपकर मिठाई खा रही थी वह भी तुम्हारी डॉक्टरनी बंद करवा देगी। माँ, आप यह क्या बोल रही हैं? मैंने कितनी बार कहा है कि आप मिठाई मत खाओ, फिर भी आप हमारी बात मानने वाली हो ही नहीं। गायत्री देवी की शिकायत पर अध्यांश ने पहले तो श्रेष्ठा जी ने उन्हें डांटा। अनुज सिंह ने तुरंत अस्वी को टोकते हुए कहा, अस्वी बेटा, अब तुम ही माँ की तबीयत का ध्यान रखना, खासकर उनके खाने पीने पर। उन दोनों की बातें खत्म हुई तो अध्यांश अपनी जान की तारीफ करते हुए बोला, दादी, जैसे पूरे परिवार में कोहिनूर जैसा ही हीरा दूसरा नहीं है, वैसे ही हमारी रानी साहिबा जैसी कोई नहीं है, और इस दुनिया में भी नहीं। ऐसा सिर्फ एक जन्म में ही नहीं, बल्कि आने वाले हर जन्म में आपको मेरी जान ही बहू के रूप में मिलने वाली है। इसलिए भगवान से
ऐसी प्रार्थना करो कि अगले जन्म में भगवान हमारी रानी साहिबा को डॉक्टर ना बनाए, वरना आपकी बारी अगले जन्म में भी लगेगी। अध्यांश की बात के साथ सभी सहमति जताते हुए मुस्कुराने लगे, एक गायत्री देवी को छोड़कर। गायत्री देवी को भी अध्यांश की बात अच्छी लगी, लेकिन उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त नहीं की और मुंह चिढ़ाते हुए धीरे से बड़बड़ाई, आए बड़ा कोहिनूर वाला। गायत्री देवी का उदास चेहरा अस्वी से न देख पाने के कारण वह दौड़कर रसोई में गई और अपने हाथों में कुछ लेकर वापस आई। उनके हाथ में क्या था इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। अस्वी ने वह पूरा बर्तन खोलकर गायत्री देवी के सामने रख दिया। बर्तन में रखी सामग्री देखकर गायत्री देवी की आंखों में मौजूद उदासी चमक में बदल गई। क्या यह मेरे लिए है? गायत्री देवी की आंखों में चमक आ गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार कंफर्म करने के लिए पूछा। अस्वी ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, बिल्कुल दादी माँ। दोनों के बीच हो रही बातचीत को सुनकर अंगद ने भी खड़ा होकर देखा कि आखिरकार उसकी भाभी ने अपनी दादी को अचानक इतना खुश करने वाला क्या लाकर दिया। जब अंगद की नज़र बर्तन में रखी सामग्री पर पड़ी तो उसकी आंखों से आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उसने आश्चर्य से अस्वी से पूछा, भाभी यह क्या है? अभी तो आपने दादी को ना खाने के लिए डांटा था और आप खुद उन्हें लड्डू दे रही हैं। अंगद के सवाल सुनकर सबकी नज़र अस्वी के हाथ में पकड़े बर्तन पर गई, जिसमें 2 मिठाई के लड्डू थे, जिन्हें देखकर सबके मन में अंगद के पूछे गए सवाल की गूंज होने लगी। अस्वी को भी पता था कि सब उसके पास से क्या जानना चाहते हैं, इसलिए कोई सवाल पूछने से पहले ही उसने खुद ही जवाब बता दिया। ये लड्डू शुगर फ्री है, इसलिए जिनके मन में कोई भी शक है वो बस सब शक निकाल दे अपने मन से, क्योंकि मेरी दादी को 1 ग्राम भी मीठा खाने को नहीं मिलेगा। अस्वी की अस्पष्टता सुनकर सबकी हंसी निकल गई, जबकि गायत्री देवी का मुंह फिर से लटक गया। दादी माँ, ऐसे नाराज या उदास होने की जरूरत नहीं है। एक बार आप लड्डू चखकर तो देखिए, आपको एकदम भी नहीं लगेगा कि यह शुगर फ्री है। गायत्री देवी के मूड को ठीक करने के लिए अस्वी ने कहा और अपने हाथों से एक लड्डू उनके मुंह में डाल दिया। लड्डू का टेस्ट मुंह में घुलते ही गायत्री देवी उत्साह में आकर बोल उठी, वाह, यह तो सच में टेस्टी है। इन्हें इस तरह खुशी से खाते देखकर बाकी सभी ने भी खाने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन अध्यांश तो कब से ऊंच नीच हो रहा था, क्योंकि उसकी जान अभी तक उसके पास आकर खाने के लिए नहीं बैठी थी। अध्यांश अपनी ओर देख रहा था कि अस्वी एक बार उनकी ओर देखें, उन्हें खाने के लिए बुलाएं, लेकिन अस्वी थी कि एक बार भी अध्यांश की ओर नहीं देखा। आखिरकार थक कर अध्यांश को अस्वी को कहना पड़ा, जान, सबकी थाली परोस दी गई है, तो अब आप भी आकर खाने पर बैठ जाओ। हाँ हाँ, जा अस्वी बेटा, नहीं तो तुम्हारे वर को खाना गले से नीचे नहीं उतरेगा। अध्यांश की बात सुनकर गायत्री देवी ने अध्यांश की टोका टाकी करते हुए अस्वी से कहा। गायत्री देवी के कहने पर बिना किसी बहाने के अस्वी जाकर अध्यांश के पास बैठ गई। गायत्री देवी ने तो मजाक में कहा था, लेकिन उसका इतना सटीक अनुमान सुनकर त्रिशिका ने उससे पूछा, अरे दादी माँ, आपको कैसे पता कि भाभी माँ के बिना भाई नहीं खाते? मतलब? गायत्री देवी ने हैरानी से पूछा। त्रिशिका का मतलब समझाते हुए अथर्व ने जवाब दिया, मतलब ये कि अध्यांश भाभी माँ को अपने हाथों से पहला कौर खिलाने के बाद ही खाते हैं। दादी माँ बिल्कुल अपने बाप पर गया है। कुशल भी ऐसा ही करता था, पहले श्रेष्ठा को अपनी थाली से पहला कौर लेकर खिलाने के बाद ही खाता था। अथर्व की बात सुनकर गायत्री देवी ने अपने बड़े बेटे की याद करते हुए कहा, साथ ही उनकी आंखें भी भीग गई। माँ, अब आप ऐसे कुशल जी को याद करके रोएंगी तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? गायत्री देवी की भींगी आंखें देखकर बगल में बैठे श्रेष्ठा जी ने उन्हें शांत करने के लिए कहा। अनुज सिंह ने भी गायत्री देवी को शांत करते हुए अपनी भाभी की बात में सहमति जताई। हाँ माँ, भाई साहब को याद करके रोने से बेहतर है कि आप हंसे, उन्हें ज़्यादा पसंद आएगा। दादी माँ, अब जरा मेरी ओर देखो। अध्यांश और अस्वी दोनों अपनी जगह से उठकर गायत्री देवी के पास आए और उनके सामने जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गए। दोनों ने उनके हाथ अपने हाथ में लेते हुए अध्यांश से बोला। अस्वी ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, दादी माँ, डैड की याद में आंसू बहाने के बजाय उनके साथ बिताए अच्छे समय को याद करके मुस्कुराएंगी तो डैड को भी अच्छा लगेगा।
वातावरण अचानक गंभीर और उदासीन हो गया, इसलिए माहौल को हल्का करने के लिए अंगद और दैविक ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों में कुछ इशारा किया। दोनों अपने जगह से उठकर गायत्री देवी के पास आए और उन्हें गले लगाने लगे, जिससे गायत्री देवी रोते रोते हंसने लगी। उन्हें इस तरह हंसते देख सभी को भी हंसी निकल गई। उसके बाद डाइनिंग टेबल पर दूसरी कोई चर्चा नहीं हुई और सबने खाने पर ध्यान दिया। दोपहर के बाद शादी के आउटफिट्स के लिए अध्यांश ने डिजाइनर महल में बुलवाया था, इसलिए सभी हॉल में बैठे थे। श्रेष्ठा जी और निहारिका जी दोनों असबी को प्यार से लाड कर रहे थे, जबकि त्रिशिका गायत्री देवी के गोद में सर रखकर सोई हुई थी। दोनों को इतना प्यार मिलते देख अध्यांश और अंगद मन ही मन दोनों की ईर्ष्या कर रहे थे। हालांकि अध्यांश के मन को अपनी माँ और चाची को असबी के साथ देखकर कहीं न कहीं शांति मिली। सभी ऐसे ही बैठे हुए मजाक मस्ती में बातें कर रहे थे, तभी अध्यांश के बुलाए गए डिजाइनर महल में कदम रखा। डिजाइनर के पास सभी आउटफिट्स एकदम लेटेस्ट डिजाइन के थे, जो अभी मार्केट में लॉन्च भी नहीं हुए थे। डिजाइनर के पास सबके लिए आउटफिट्स थे, जबकि असबी के लिए उनके पास कुछ नहीं था। इसलिए उसने इस बारे में अध्यांश से शिकायत भी की, लेकिन अध्यांश ने उसे आंखों से इशारे से शांत रहने के लिए कहा। बाद में आउटफिट्स का चयन होने के बाद अध्यांश ने ज्वेलर्स को भी महल में बुलवाया, ताकि किसी को भी शॉपिंग के लिए बाहर ना जाना पड़े। ज्वेलरी शॉपिंग में असबी के अलावा सभी को काफ़ी पसंद आई। इसी तरह हंसी खुशी के दिन गुजरने लगे। एक तरफ अमन ठाकुर अध्यांश और असबी को बर्बाद करने के लिए योजनाएं बना रहा था, तो दूसरी तरफ अमन की मंशा से अनजान असबी अपने जीवन में आए नए रिश्ते को जी रही थी, जो कभी उसने अपने जीवन में अब तक महसूस भी न की थी। वह सभी अब उसे पूरी होते नजर आ रही थी। असबी को अपने परिवार के साथ ऐसे हंसते खेलते जीवन व्यतीत करते देखकर अध्यांश की भी चिंता कम हो गई थी। वह भी अब बस अमन ठाकुर के इरादे को नाकाम करने और उसकी करनी की सजा देने की तैयारी कर रहा था। इस तरह एक तरफ दैविक आंशी की विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी, तो दूसरी तरफ अध्यांश के साथ मिलकर अथर्व, अंगद, दैविक, न्याल, अजर, उदय, शमशेर भी महल पर मंडराते हुए खतरों से बचने के लिए उचित योजना के साथ आगे बढ़ रहे थे। इन सब में अध्यांश ने एक बात का विशेष ध्यान रखा कि अमन का साया भी असबी पर ना पड़े। 2 दिन पहले ही आंशी के माता पिता भी जोधपुर पहुंच गए थे। अध्यांश ने उनके लिए पास में एक फार्म हाउस किराए पर ले लिया था, जिसमें आंशी का परिवार ठहरा हुआ था और वहां की सभी रस्में उस फार्म हाउस पर होने वाली थी। हालांकि विवाह महल में होना था। इस तरह दिन गुजरते गुजरते वह दिन भी आया जिस दिन दैविक आंशी के विवाह के सभी कार्यक्रम शुरू होने थे। पहले की तरह इस बार भी पहले गणेश स्थापना थी, जिसमें दैविक की ओर से अध्यांश और असबी बैठने वाले थे। गणेश स्थापना मुहूर्त 11 बजे का था। 9 बज चुके थे, लेकिन असबी अभी भी तैयार नहीं हुई थी। वह अपने कमरे में बैठी हुई थी, क्योंकि उनके पास किसी भी फंक्शन में पहनने के लिए उसके आउटफिट्स अभी तक नहीं आए थे। इसी तनाव में असबी कमरे में इधर उधर चक्कर मार रही थी। ऊपर से अध्यांश का सुबह से कोई अता पता नहीं था, जिससे बीतते क्षणों के साथ असबी का तनाव भी बढ़ता ही जा रहा था। असबी तनाव में इधर उधर घूम ही रही थी, तभी उसका फ़ोन बज उठा। असबी ने फ़ोन हाथ में लेकर देखा तो अध्यांश का नाम शो हो रहा था। उसे एक पल भी इंतजार किए बिना तुरंत फ़ोन उठाया। अध्यांश कुछ बोले इसके पहले ही सवालों की झड़ी लगा दी। अध्यांश, आप कहाँ हो? सुबह सुबह कहाँ चले गए? और मेरे आउटफिट्स का क्या हुआ? 11 बजे गणेश स्थापना के लिए बैठना है और अभी तक मेरे आउटफिट्स नहीं आए। अब मैं क्या करूं? ना आपका कोई अता पता है, ना मेरे आउटफिट्स का कोई ठिकाना। ये सब छोड़ो, आप बताओ आप कहाँ हो और घर कब आओगे? असबी ने नॉन स्टॉप बोलती रही, जिससे अध्यांश को अपनी बात कहने का मौका ही न मिला। जब असबी ने बोलना बंद नहीं किया, तब अध्यांश ने थोड़े ऊंचे स्वर में उसे चुप करने के लिए कहा, जान जान जान, पहले शांति से तो सुनो और तनाव लेना छोड़ दो। मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, इसलिए स्ट्रेस मत लो। क्या मैं तनाव ना लूं? आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन राजवंश परिवार की बहू होने के नाते मुझे सुनने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। अध्यांश की बात सुनकर
अश्वी थोड़ा धीमी हुई लेकिन शांत नहीं हुई। उसने अध्यांश से शिकायत की। कोई इतनी हिम्मत नहीं रखता कि अध्यांश सिंह राजवंश की जान को कुछ कह सके या सुना सके। समझी, पहले तो अश्वी के मन के डर को दूर करने के लिए अध्यांश ने थोड़े विश्वास के साथ कहा। इससे अश्वी भी शांत हो गई। जब अश्वी शांत हुई तो अध्यांश ने उसे कमरे में जाकर दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। अश्वी ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने दो लड़कियां हाथ में अश्वी के पहनने के आउटफिट्स लेकर खड़ी थीं। उसके हाथ में उसका दूसरा सामान भी था जिसमें अश्वी के लिए ज्वेलरी और उनका मेकअप था। अश्वी ने दोनों लड़कियों को अपने कमरे में बुलाया और फ़ोन को फिर से कान में लगा लिया, जहां उसे अध्यांश की आवाज़ सुनाई दी जो उसे कुछ समझा रहा था। जान, ये दोनों आपको परफेक्टली रेडी कर देंगी। आप रेडी होकर नीचे आ जाओ। मैं अपना काम निपटाकर जल्दी से महल में लौटूंगा और मेरी चिंता मत करो, मैं तैयार होकर आऊँगा और मुहूर्त से पहले आ जाऊँगा। जल्दी आ जाना। अश्वी ने और कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा, ओके बाय, आई लव यू जान। ऐसा कहकर अध्यांश ने कॉल कट कर दिया क्योंकि उसे पता था कि अश्वी की तरफ से उसे आई लव यू का जवाब नहीं मिलने वाला था। अध्यांश के साथ बातचीत के बाद अश्वी थोड़ी रिलैक्स हुई। उसे रेडी करने के लिए आई लड़कियों के हाथ से अपने आउटफिट्स लेने का इंतज़ार था। अश्वी पहनने के लिए आउटफिट्स लेकर क्लोजेट रूम में गई और पहनकर बाहर आई। उसने डार्क पिंक रंग की चनिया चोली पहनी थी जिसमें पेपलम ब्लाउज था। उसकी लेंथ कमर तक थी और जिसे राजस्थानी डिजाइन में बनाया गया था। दुपट्टा बेबी पिंक रंग का था। चनिया चोली में सफ़ेद रंग का भरत काम किया गया था। अश्वी चनिया चोली पहनकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। चनिया चोली में सफ़ेद रंग का भरत काम था, इसलिए अध्यांश ने उसके मैचिंग में पर्ल ज्वेलरी सिलेक्ट की थी। एक लड़की या ब्यूटिशियन ने अश्वी का हल्का मेकअप कर दिया। इसी बीच दूसरी लड़की ने उसे ज्वेलरी पहना दी जिसमें गले में 4 लेयर का मोती का हार था, जिसमें ऊपर और नीचे 2 लेयर थे और बीच में डार्क पिंक रंग का डायमंड से बने 2 लेयर की माला थी। इसके साथ मैचिंग की चूड़ियाँ, गले में अध्यांश के नाम का छोटा सा मंगलसूत्र और हाथ में मोती की बंगलियाँ के साथ पिंक रंग की बंगलियाँ थी। मेकअप हो गया और ज्वेलरी पहनाई गई। दोनों लड़कियों ने मिलकर अश्वी के हेयर स्टाइल किए। अश्वी ने राजस्थानी स्टाइल में कपड़े पहने थे, इसलिए उसके बालों में अंबोड़ा बनाकर उस पर ताजे गुलाब लगाए। इसी तरह से तैयार होने के बाद अश्वी ने गुजराती स्टाइल में दुपट्टा निखारा। अश्वी ने तैयार होकर दोनों लड़कियों को विदा किया। उसके जाने के बाद अश्वी ने मैचिंग बिंदी लगाई और सिंदूर भरा। परफेक्टली तैयार होकर अश्वी ने खुद को एक बार आईने में देखा और फिर कमरे से बाहर निकलकर नीचे हॉल में आई। जब अश्वी हॉल में आई तो वहाँ गायत्री देवी, श्रेष्ठा जी, ब्राह्मण देव आ चुके थे और गणेश स्थापना की तैयारियां कर रहे थे। दोनों सास बहू ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके साथ मोती की ज्वेलरी भी थी। अश्वी सीधे उसके पास गई। अश्वी को देखकर श्रेष्ठा जी ने पहले तो उनकी नज़र उतारी क्योंकि अश्वी आज तो हद से ज़्यादा सुंदर लग रही थी। माँ, अब तो आपको अपनी बहू की रोज़ ही नज़र उतारनी पड़ेगी। यह सुनकर महल में आए अध्यांश ने अपनी माँ को अश्वी की नज़र उतारते देखकर उसके पास आकर कहा। अध्यांश की आवाज़ सुनकर तीनों सास बहू की नज़र उनकी तरफ पड़ी। अश्वी तो बस उसे देखने में खो गई। अध्यांश ने भी मैचिंग के कपड़े पहने थे। अश्वी की चनिया चोली में जो डिजाइन थी वही डिजाइन का कुर्ता और नीचे में बेबी पिंक रंग की चूड़ीदार, जेल से सेट किए हुए बाल और उसमें उसकी डैशिंग लुक बनाती उनकी शार्प बियर्ड। तो उसमें क्या, वह इतनी सुंदर है तो रोज़ ही अपनी बेटी की नज़र उतारूंगी ताकि तुम्हारे जैसे लोगों की उसके नज़र ना लगे। अध्यांश की बात सुनकर श्रेष्ठा जी ने अश्वी की तारीफ की और अध्यांश का मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी मजाक से चिढ़ने के बजाय अध्यांश ने उनकी बात में हाँ मिलाई। माँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। मेरी जान सच में बहुत सुंदर है और ऐसा क्यों ना हो, आखिरकार पसंद किसकी है। ऐसा कहते ही अध्यांश ने अपनी माँ और दादी माँ के सामने अश्वी को अपने बाहों में जकड़ लिया। अध्यांश की इस बेशर्मी से अश्वी को शर्म आ रही थी। उसने खुद को अध्यांश के पकड़ से छुड़ाने का प्रयास किए, लेकिन अध्यांश ने उसे छोड़ा नहीं। अश्वी को शर्म से पानी पानी होते देखकर
गायत्री देवी ने अध्यांश को डांटा, बेशरम, जरा तो शर्म कर, मैं और तेरी माँ दोनों यहाँ बैठे हैं, यह सब खुलेआम रोमांस करते हुए देख रहा है। अरे मेरी दादी माँ, शर्म किस बात की, अब अपनी जान को मैं अपनी बाहों में लेकर खड़ा हूँ ना, कुछ कर तो नहीं रहा हूँ ना, आपको देखने में न मुझे करने में शर्म आती है, और वैसे भी मैं अपनी ही पत्नी के साथ रोमांस कर रहा हूँ, किसी और के साथ नहीं। गायत्री देवी की डांट पर भी अध्यांश को जैसे कोई फर्क न पड़ा और वह बिंदास होकर बोला। गायत्री देवी ने भी अध्यांश के सामने हार मानकर श्रेष्ठा जी के साथ वहाँ से जाने का निर्णय लिया। कर तू जो करना है, हम दोनों अब चल रही हूँ। गायत्री देवी और श्रेष्ठा जी के जाने के बाद अकेलापन पाकर अध्यांश ने अस्वी को अपनी ओर करके उसके माथे पर, उसके दोनों गालों पर किस किया। अध्यांश की बेशर्मी से अस्वी पहले ही चिढ़ गई थी और ऊपर से अध्यांश को उसे खुलेआम किस करना, जिससे अस्वी और भी गुस्से में आ गई। उसने तुरंत अध्यांश को अपने से दूर करते हुए खींचा। यह क्या हरकत थी अध्यांश, आपको तो शर्म नहीं आती, लेकिन मुझे तो आती है। कम से कम दादी माँ और माँ के सामने तो शर्म करो, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। अध्यांश ने फिर से उसे अपनी ओर खींच लिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर प्रेम से कहा, जान, कोई आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचेगा, क्योंकि डैड तो इससे भी ज़्यादा बेशर्म होकर माँ के साथ रोमांस करते थे, वो भी दादी माँ के सामने। अध्यांश की बात सुनकर अस्वी नाराज थी, लेकिन अपनी नाराजगी एक तरफ रखते हुए पहले तो अध्यांश को काला टीका दिया ताकि किसी की नज़र ना लगे। अस्वी को अपने लिए इतनी ज़्यादा पॉजिटिव देखकर अध्यांश भी थोड़ा चौंका। अध्यांश और अस्वी दोनों अपने में ही मस्त थे। तभी दोनों को एक परिचित आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर दोनों की नज़र आवाज़ की दिशा में गई और दरवाजे पर खड़े लोगों को देखकर दोनों को खुशी भी हुई और गुस्सा भी आया। महल के दरवाजे पर हुक्म शाह और रानी शाह और बंसुरी के साथ पाखी भी खड़ी थी। पाखी को देखकर अध्यांश का मूड एकदम बदल गया। थोड़ी देर पहले जहां वह अपनी जान के साथ बेहद खुश और हंस रहा था, वही अब गुस्से में आ गया। गुस्से में उसके जबड़े भीज गए, हाथ की मुट्ठियां कस गईं, जिससे नसें भी फूल गईं। अध्यांश को अचानक इतना गुस्से में देखकर अस्वी हैरान रह गई, क्योंकि अभी तक उसे इस बात का पता नहीं था कि उसके साथ जो दुर्घटना घटी थी उसके पीछे पाखी का हाथ था। अस्वी को पाखी के प्रति कोई द्वेष नहीं था, लेकिन बंसुरी का यह कहना कि हुक्म शाह उनकी शादी अध्यांश के साथ कराना चाहते थे, बस यही बात उसे खटक रही थी। भले ही अब यह संभव नहीं था, फिर भी अस्वी इस बात को लेकर अध्यांश के लिए असुरक्षा महसूस कर रही थी। अस्वी ने अध्यांश का अचानक बदलता मूड देखकर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसकी नज़र खुद पर टेढ़ा करने के लिए मजबूर किया ताकि वह पाखी से नज़र हटा सके। अध्यांश ने जैसे ही उसकी ओर देखा, अस्वी तुरंत पैरों की उंगलियों पर उठकर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया और फिर प्रेम से उसके गुस्से को शांत करने के लिए पूछा, क्या हुआ है अध्यांश, अचानक इतने गुस्से में क्यों आ गए? कुछ नहीं जान, बस एक अनचाही व्यक्ति को देख लिया, इसलिए मूड खराब हो गया। अस्वी का मूड खराब न हो इसलिए अध्यांश ने पाखी का जिक्र करने से बचा लिया। हालांकि अस्वी के लिए तो बस इतना ही महत्वपूर्ण था कि अध्यांश अभी गुस्से में है, इसलिए उसके गुस्से को ठंडा करने के लिए अस्वी ने पहले तो उसके चेहरे पर एक क्यूक मार दी, जिससे उसकी आंखें बंद हो गई। जिसका फ़ायदा उठाकर अस्वी ने सबसे पहले उसकी दोनों बंद आंखों पर किस किया, आंखों के बाद उसके माथे को चूमा और आखिर में दोनों गालों को भी। इसके बाद अस्वी ने उसके दोनों हाथों की माला बनाकर अध्यांश के गले में लपेट ली। अध्यांश भी उसकी कमर को थाम लिया ताकि उसे पैरों की उंगलियों पर खड़ा न होना पड़े। जान, कोशिश अच्छी थी मेरे गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अगर यहाँ एक किस कर लेती तो मुझे और अच्छा लगता। अस्वी के साथ शरारत करते हुए अध्यांश ने अपने होठों की ओर इशारा किया। अध्यांश की बात समझकर अस्वी शर्मा गई। उसने शर्म से लाल हुए अपने गालों को अध्यांश से छुपाने के लिए चेहरा झुका लिया, लेकिन अध्यांश की नज़र तो पहले ही उसके लाल गाल पर पड़ गए थे। अध्यांश और अस्वी दोनों पाखी को नज़रअंदाज करके अपने रोमांस में व्यस्त थे, लेकिन पाखी की नज़र एकटक दोनों पर जमी हुई थी। हुक्म शाह और रानी शाह को दरवाजे पर खड़े देखकर गायत्री देवी और श्रेष्ठा जी दोनों ने उन्हें स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी।
सभी का सत्कार करते हुए श्रेष्ठा जी और गायत्री देवी वहीं खड़े होकर उनके साथ बातचीत कर रही थी, लेकिन पाखी का ध्यान उनकी बातों से ज़्यादा अध्यांश और अस्वी के रोमांस पर था। अध्यांश अस्वी के बीच का रोमांस देखकर पाखी अंदर ही अंदर ईर्ष्या से जल रही थी। अस्वी तो उसे पहले ही पसंद नहीं थी, ऊपर से जब से उसे पता चला कि जिस व्यक्ति के साथ वह शादी के सपने देख रही थी उसने तो पहले ही अस्वी के साथ शादी कर ली है। इतना ही नहीं बल्कि दोनों के बीच गहरा और अपार प्रेम भी है। यह जानकर और आज अपनी आंखों से देखकर उसने अस्वी से नफरत भी करने लगी। अस्वी और अध्यांश अपने रोमांस में मग्न थे, तभी श्रेष्ठा जी ने गूंजते हुए दोनों को अपनी ओर बुलाया। उसके पास जाने से पहले अध्यांश ने अस्वी का हाथ पकड़ लिया ताकि पाखी को यह एहसास दिला सके कि उस पर केवल और केवल उसकी जान, उसकी अस्वी का ही अधिकार है। अध्यांश और अस्वी श्रेष्ठा जी के पास पहुंचे, तभी अस्वी को देखते हुए बंसुरी उसके पास आकर उसके पैरों पर गिर गई। उसके इस अचानक किए गए काम से एक क्षण के लिए तो अस्वी डर गई। अध्यांश ने उसका हाथ पकड़ रखा था ताकि वह गिरे नहीं, लेकिन बंसुरी की इस जल्दबाजी से अध्यांश का माथा फिर गया। उसने बंसुरी की तीखी आंखों से गुस्से से देखा, जिससे डरकर बंसुरी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। बंसुरी को पीछे हटते देख अस्वी भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुई, तो उसने बंसुरी की नज़र का पीछा किया तो उसकी आंखें अध्यांश से जाकर मिली। अध्यांश को इस तरह गुस्से में बंसुरी के सामने देखते हुए अस्वी ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारा ताकि वह सामान्य रहे। अध्यांश को शांत करके अस्वी ने बंसुरी का परिचय श्रेष्ठा जी और गायत्री देवी से कराया। उस समय निहारिका जी और अनुज जी भी वहां आए तो अस्वी ने उनके साथ भी बंसुरी का परिचय कराया। बंसुरी ने सभी का आशीर्वाद लेने के लिए एक एक कर सभी के पैरों पर झुक गई। अस्वी ने श्रेष्ठा जी और गायत्री देवी के पास बंसुरी को रखते हुए अध्यांश ने आजर्व को खोजने महल के बाहर आया। थोड़ा इधर उधर नजर फेरने के बाद आजर्व महल के प्रांगण में कुछ गार्ड्स के साथ नजर आया। अध्यांश तुरंत उतावले कदमों से आजर्व के पास आया और उसे खींचकर सभी से थोड़ी दूर ले गया। सभी से दूर जाने के बाद एकांत में मिलने पर अध्यांश ने आजर्व का हाथ छोड़ दिया और कड़क शब्दों में पूछा, मैंने तुमसे कहा था ना कि अस्वी के सभी अपराधियों को शादी से पहले ही नरकागार भेज देना, तो फिर पाखी यहाँ क्या कर रही है? सॉरी सर, आपको बताना रह गया, लेकिन ऐसा हुआ कि पाखी जी के साथ हमेशा अमन ठाकुर के बॉडीगार्ड्स होते हैं, इसलिए उन्हें उठाने का मौका नहीं मिला। अध्यांश के पूछने पर आजर्व ने सर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार की और इसके कारण भी बताया। आजर्व का यह मामूली कारण सुनकर अध्यांश का गुस्सा और बढ़ गया। उसने गुस्से में आजर्व को धक्का दे दिया। क्या राजवंश परिवार के बॉडीगार्ड्स इतने कमजोर हैं कि अन्य गार्ड्स को हराने में असफल है, या फिर अब सबको काम करने का जोर आ गया है? अगर ऐसा है तो मुझे बता दो ताकि मुझे पता चले कि मुझे आगे क्या करना है। सॉरी सर, मुझे सॉरी नहीं सुनना, मुझे रिजल्ट चाहिए। जो काम बाकी है वो आज ही होना चाहिए। अध्यांश ने उसकी माफ़ी को नकारते हुए आजर्व को आदेश दिया। जी सर, हो जाएगा। आजर्व ने स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अध्यांश का आदेश मान लिया और वहां से चला गया। आजर्व के जाने के बाद अध्यांश भी अंदर चला गया। गणेश स्थापना का मुहूर्त हो चुका था, इसलिए बाकी सभी लोग भी आ गए थे। सब में एक निवांशी और दूसरा न्याल, ये दोनों आंशिका की तरफ से शादी में शामिल होने वाले थे। गणेश स्थापना के लिए सभी ने डार्क पिंक रंग के आउटफिट पहने थे। पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी थी, इसलिए ब्राह्मण देव ने पूजा में बैठने वाले को बुलाया। ब्राह्मण देव के कहने पर अध्यांश और अस्वी पूजा में बैठे। अधीरा ने श्रीफल की पूजा करके दैविक के खौबे में रखा, जिसे दैविक ने जाकर गणेश जी को अर्पित किया। इसके बाद वह भी आकर गणेश पूजा में बैठ गया। आधे घंटे में गणेश स्थापना की पूजा पूरी हो गई। अध्यांश और अस्वी ने जोरों में और दैविक ने भी पहले हाथ जोड़कर गणेश जी का आशीर्वाद लिया। फिर घर के सभी बड़े बुजुर्गों का गणेश स्थापना की पूजा खत्म होने के बाद सभी ने लंच कर लिया। शाम को मेहंदी का फंक्शन था, इसलिए सभी को दोपहर में आराम करने का मौका मिले, इसलिए लंच जल्दी निर्धारित किया गया था। शाम को 5 बजे मेहंदी का फंक्शन था, जो महल के प्रांगण में रखा गया था, जिसमें आंशिका भी मेहंदी लगवाने महल में आने वाली थी। 5 बजे थोड़ा बहुत धूप थी, इसलिए 5 बजे के बजाय 6 बजे मेहंदी फंक्शन शुरू हुआ।
इस बार मेहंदी के लिए सभी ने पिस्ता रंग के आउटफिट्स पहने थे, जिसमें सभी लड़कों के एक ही डिजाइन के थे। अश्वी ने पिस्ता रंग का हाफ स्लीव्स गरारा पहना हुआ था, जबकि आंशिका ने पिस्ता रंग की चनिया चोली, निवांशी, अधीरा, त्रिशिका ने पिस्ता रंग की चनिया के साथ क्रॉप टॉप पहना था। पिछले मेहंदी फंक्शन की तरह इस बार भी अध्यांश को किसी से छुपाने की जरूरत नहीं पड़ी। सभी लड़कों ने भी अपने पार्टनर का नाम मेहंदी के हथेली पर लिखवा लिया था। मेहंदी के बाद डिनर के महल के गार्ड्स को आयोजित किया गया था। पहले की तरह इस बार भी हर लड़की को उसके पार्टनर ने अपने हाथ से खिलाए। इस बार तो अधीरा ने भी अथर्व को हाथ से खाना खिलाया। सभी बहुत खुश थे, सिवाय एक पाखी। सुबह से अश्वी को नुकसान पहुंचाने का मौका ढूंढ रही थी, लेकिन अध्यांश की मौजूदगी में उसे कोई मौका नहीं मिला। आखिरकार अगले दिन मौका ढूंढकर अश्वी का काम तमाम करने का सोचकर हुक्म शाह और रानी शाह के साथ अपने महल वापस जा ही रही थी, जब अश्वी ने बंसुरी को शादी तक अपने पास ही रख लिया। पूरे दिन की थकान सभी को महसूस हो रही थी, इसलिए सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। जबकि बंसुरी को जगह नहीं होने के कारण नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह महल के बाहर आकर गार्डन में बैठी थी। बंसुरी गार्डन में बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले ही रही थी। उसी समय किसी ने पीछे से आकर उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर दिया, ताकि वह चिल्ला न सके। उसके मुंह बंद करने के बाद उस आदमी ने अपना चेहरा बंसुरी के सामने लाए बिना उसे ऊंचा उठाया और बंसुरी को उठाकर वह आदमी महल के झरोखे की तरफ ले गया। बंसुरी ने खुद को छुड़ाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन वह छुड़ा नहीं सकी। इस कहानी का आगे का भाग आप लोग को सुननी है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।